सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, आपको पता है कि सभी में जो मनोविज्ञान है सीडीपी वो पूछी ही जाती है, चाहे स्टेट लेवल का टेट हो या फिर सी टेट हो या फिर केवीएस एग्जाम हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, वहां पर तो आता ही आता है आपका सीडीपी। तो इस वजह से दोस्तों, ये जो आपका पूरा सब्जेक्ट है, इसका अच्छे से तैयार होना आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आपने शिक्षक बनने का सपना देखा है तो दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, खासकर ऐसे बच्चे जो जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ है। मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को कि आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ा करिए सारी वीडियोस को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम लेकर के आते हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है पढ़ना जिनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशा या फिर चिंता। तो अगर आपने कोई कौशल सीखा है, कोई ज्ञान सीखा है और उस सीखे हुए ज्ञान का आप किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग कर रहे हो, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा है, अब उस साइकिल चलाने के ज्ञान को जब आप बाइक चलाने जा रहे हो तो आपके बाइक चलाने में वो ज्ञान आपका काम आ रहा है। इसी प्रकार से अगर आपने मैथ पढ़ा है तो मैथ में जो आपने फॉर्मूले सीखे हैं, जो आपने डेरिवेशन, जो भी चीजें सीखी हैं आपने मैथ में, वो मैथ का सीखा हुआ ज्ञान, जोड़ घटाना गुणा भाग, आपके फिजिक्स में, आपके भौतिक विज्ञान में भी काम आएगा। तो इस तरीके से एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में काम आ रहा है। एक जगह पर सीखा हुआ कौशल साइकिल चलाने का आपके बाइक चलाने में काम आ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक जगह पर सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर काम आ रहा है, इसका मतलब सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो बाल विकास है इसमें मुख्य रूप से बच्चे के गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का हम अध्ययन करते हैं। इसमें बच्चे के अंदर किस प्रकार से शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और व्यवहारिक परिवर्तन आते हैं, इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाओं में हम क्या करते हैं, इनके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक जो भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन देखने को हमें मिलता है, यही हम इसी का अध्ययन करते हैं बाल विकास में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो प्रसव के 4 माह पहले से ही बच्चे के विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बच्चे का विकास कब से शुरू होता है। तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, पेट से बाहर निकलने से पहले, यानी कि 4 महीने से ही जो प्रोसेस है वो 4 महीने के बाद, जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है, उसके बाद उसका जो विकास है, उसका डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, कम सुनने वाले बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली प्रमुख हताशा क्या है? ऐसे बच्चे जो कम सुनते हैं, तो कम सुनने वाले बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली प्रमुख हताशा, अन्य छात्रों के साथ परीक्षा लेने में असमर्थता, लिखने की पाठ्य पुस्तक पढ़ने में असमर्थता, खेल में भाग लेने की अक्षमता, दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता। ये सारी चीजों में सबसे मुख्य समस्या क्या होती है बच्चों के साथ, जो बच्चे कम सुनते हैं? तो दोस्तों, कम सुनने वाले छात्रों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता, क्योंकि ऐसे बच्चे जो कम सुनते हैं वो अपने जो उनके फ्रेंड सर्कल में उनके फ्रेंड्स होते हैं, जो उनके टीचर्स होते हैं, उनको क्या कहना चाह रहा है वो सुन ही नहीं पाते हैं, और इस वजह से जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान है, वो हो नहीं पाता है इन बच्चों में। तो इस वजह से जानकारी साझा करने में क्या होते हैं, ये बच्चे असमर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? तो इसी बौद्धिक विकास को ही हम क्या कहते हैं,
संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बताया था? एरिक्सन ने, स्किनर ने, पियाजे ने या कोहलबर्ग ने। दोस्तों अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस को देखा है जो मनोविज्ञान मैंने पढ़ाया है तो आप लोगों को इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। कौन है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। जीन पियाजे जी ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली जो उन्होंने बताई थी संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। जो संवेदी गामक अवस्था है इसको हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं और ये अवस्था होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक है, फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये भी आप लोगों को पता ही है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये होती है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। और लास्ट में आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 11 से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पर आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा क्योंकि इन सारी अवस्थाओं में बच्चे के अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या चीजें घटित होती है, ये सारी चीजें इसमें नोटिस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चों के जो एक्टिविटीज करने का तरीका होगा, जो उनके सब्जेक्ट्स होंगे, जो उनका इंटरेस्ट होगा वो अलग अलग होगा। कोई बच्चा साइंस में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है, कोई बच्चा हिंदी अच्छे से किसी को आती है, किसी को इंग्लिश बढ़िया से आती है, किसी को सिंगिंग आती है, किसी को डांसिंग आती है, किसी को खेलना पसंद है। तो इस तरीके से एक ही कक्षा में विभिन्न व्यक्तित्व के बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। कोई बहुत शरारती है, कोई बहुत शांत है, कोई बहुत बोलता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक ही कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें ये बताना है। तो यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती हैं। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। तो दोस्तों जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। अतः बुद्धि स्तर समान होने पर भी लोगों की जो उपलब्धियां होती हैं वो क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। व्यक्ति की उपलब्धि उसके विचार एवं क्षेत्र विशेष में आकर्षण के आधार पर होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है कि बुद्धि स्तर भले ही समान है तब भी उपलब्धि में क्या होगी? विभिन्नता होगी। क्योंकि अगर आपके क्लास में से 30 बच्चे पढ़ करके जाते हैं, 30 की बुद्धि मान लीजिए एकदम सेम ही है, लेकिन फिर भी उसमें से अलग अलग बच्चे अलग अलग उपलब्धि हासिल करेंगे अपने जीवन में। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। इस तरीके से बच्चों की उपलब्धियां अलग अलग क्षेत्र में आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है, यानी कि कह सकते हैं नीट की तैयारी कर रहा है। वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है? व्यक्तिगत रूप से, अनुभविक रूप से, आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से? तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति किसी काम को खुद करना चाहता है एवं उसके लिए कठिन परिश्रम भी कर रहा है वो, तो इसका मतलब वो आंतरिक रूप से प्रेरित है, उसको किसी को प्रेरित करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ये बच्चा क्या है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। बाहर से इसको पुरस्कार दे करके, इसको बहला फुसला करके ये नहीं कहा जा रहा कि तुम अगर नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर लोगे, मेडिकल एग्जाम निकाल लोगे तो तुम्हारे लिए बाइक ले देंगे, तुम्हारे लिए ये ले देंगे, वो ले देंगे। ये सब चीजें नहीं यहाँ पर बोली जा रही है। बच्चे के अंदर खुद से ये आंतरिक अभिप्रेरणा आ रही है कि मुझे पढ़ना है और मुझे दाखिला लेना है अच्छे कॉलेज में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आंतरिक अभिप्रेरणा ये बिल्कुल सही हो जाएगी। और बाह्य अभिप्रेरणा में दोस्तों ये जो मैंने कहा था पुरस्कार, दंड, ये सब आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा अन्य चीजों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें पाई जाने वाली भिन्नता क्या कहलाती है? शारीरिक विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता या फिर सामवेगिक स्थिरता? तो अगर 2 व्यक्ति शारीरिक रूप से भिन्न है, मानसिक रूप से भिन्न है, संवेगात्मक रूप से भिन्न है,
तो आपको पता ही है कि ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। क्योंकि कभी भी दो व्यक्ति बिल्कुल सेम विचारों के नहीं हो सकते हैं कि उनकी सोच भी सेम हो, कुछ ना कुछ अलग तो होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा सीखना स्थायी होता है, रटकर, सुनकर, समझकर या फिर देखकर? कौन सा सीखना है जो अस्थाई होता है, जिसको देख करके हम क्या कर सकते हैं, उसको अस्थाई कर सकते हैं अपने दिमाग में? तो दोस्तों सबसे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समझ कर सीखना अस्थाई होता है। अगर एक बार आपने कोई चीज अच्छे से समझ ली है तो वो आपके स्मृति भंडार में वो चीज चली जाती है। यानी कि जब आप कोई चीज समझ जाते हो तो इससे क्या होता है कि आपको अच्छे से वो चीज, उसकी नॉलेज हो जाती है और आप उसको भूलते नहीं हो। तो अगर आपने कोई चीज समझ करके सीखी है तो वो कभी नहीं भूलेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जो समझ होता है वो किससे संबंधित होता है, वो बुद्धि से संबंधित होता है। आपकी बुद्धि में अच्छे से वो समझ में आ गया कोई भी कॉन्सेप्ट तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे और वो सीखना अस्थायी हो जाएगा, हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या ये सभी? तो एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, यानी कि एक ही कक्षा में अलग अलग इंटरेस्ट के बच्चे हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था आपको, किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को ज्योग्राफी पसंद है, किसी को मैथ, किसी को साइंस, किसी को बायो, किसी को डांस करना, किसी को गाना। तो ये रुचियां तो हो गई, अलग अलग ही होती हैं। और सीखने की जो क्षमता होती है हर बच्चे की, वो भी क्या होती है, कोई 5 मिनट में उसी सवाल को सीख गया, शिक्षक ने बताया, कोई 10 मिनट लगा रहा है, कोई बच्चा 20 मिनट में भी नहीं सीख पा रहा है। तो क्या होता है, सीखने की दर भी अलग अलग होती है। और सभी बच्चों का जो कैरेक्टर है वो अलग अलग होता है, कोई बहुत बोलता है, कोई बहुत कम बोलता है, कोई अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के क्लास में बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही कक्षा में इतने प्रकार के व्यक्तित्व के बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते। दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, ये तो गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। और दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता से मतलब नहीं होता है व्यक्तिक भिन्नता का। व्यक्तिक भिन्नता का मतलब होता है दो व्यक्तियों की शारीरिक बनावट, उनकी सोचने समझने की क्षमता, उनका संवेगात्मक विकास, ये सब एक जैसे नहीं हो सकते, ये जरूर कुछ ना कुछ अलग होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अलावा ऐसे बच्चे को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए या इसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई बच्चा जिसको देखने में समस्या है उससे हमें क्लास में सामान्य रूप से, सारे बच्चों को ही हमें इक्वली ट्रीट करना है कक्षा में, तो सारे बच्चों के साथ ही उस बच्चे को भी, उस बच्चे से भी सामान्य रूप से ही व्यवहार करना है। उसको श्रव्य सीडी के माध्यम से और टेप रिकॉर्डर के माध्यम से हम उसको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको इसकी मदद से सहायता प्रदान करेंगे ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ पाए। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते। और ये क्वेश्चन अभी आपने देखा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा और सी और डी यहाँ पर गलत ही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है, प्रबलन सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सभी अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत ही हैं। तो ये सारे क्या हैं, अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। और ये सब किसने दिया था? स्किनर ने ही दिया था, ये सब स्किनर के ही सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक कम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, प्रत्यय स्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं या उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं
जो उनके चिंतन को और प्रेरित करते हैं, यानी कि वो किसी भी घटना के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में किस तरीके से चिंतन करते हैं और किसी भी घटना के बारे में किस तरीके से वो पूरी डिटेल निकालते हैं, कैसे वो प्रेरित होते हैं, ये सब चीजें, और वो सदा अपने विचारों में व्यस्त रहे, इस तरीके से शिक्षक उनको अवसर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, सबसे पुराना जो अनुबंधन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? मैंने बार बार आपको बताया है, पाउलो ने दिया था सबसे पुराना अनुबंधन का सिद्धांत। इसके बाद थॉर्नडाइक का, स्किनर का सिद्धांत आया था। तो सबसे पुराना पाउलो ने दिया था। पाउलो का जो प्रयोग था वो कुत्ते पर था, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी इसको बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सबसे पुराना सिद्धांत है, इसलिए इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। जैसे कि पुराने गानों में क्या होता था, क्लासिकल सिंगिंग होती थी ना, तो क्लासिकल जो है वो शास्त्रीय संगीत को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं। उसी प्रकार से जो सबसे पुरानी थियरी है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी कहते हैं। तो इसको किसने दिया था? पाउलो ने। पाउलो ने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। अब आपको शायद कभी नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभी आपने देखा पाउलो ने किया था, तो ऑप्शन बी सही हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? आखिर में व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। बच्चा जन्म लेता है, माता पिता के कुछ गुण तो उसके अंदर होते ही हैं, जो उसका शारीरिक बनावट होगा, उसका कलर होगा, लेकिन जब वो वातावरण में आते हैं, जब आसपास के माहौल में आते हैं, तो उनका जो व्यवहार है वो इससे भी चेंज होता है। तो इसीलिए वातावरण का और वंशानुक्रम का दोनों का ही प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, और इसीलिए व्यक्ति क्या होते हैं, दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी का एटमॉस्फेयर, किसी के चारों ओर बहुत धनी धनी लोग रह रहे हैं, कोई बच्चा है जो गरीब बस्ती में रह रहा है, तो उन दोनों की सोच में क्या होगा, डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, दो व्यक्ति कभी उनके विचारों में भिन्नता समान देखने को नहीं मिल सकती है। या एक ही मोहल्ले में रहने वाले दो बच्चे साथ में खेल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसी में से क्या होगा, किसी बच्चे को हिंदी अच्छी लगती है, उसी में से किसी बच्चे को इंग्लिश अच्छा लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो व्यवहारों में, विचारों में कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर देखने को मिलती है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि उनमें अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। हानिकारक है क्योंकि इससे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यक्रम के स्थानांतरण की गति को कम कर सकते हैं। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद करना दोस्तों लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत विभेद का मतलब है कि किस बच्चे की क्वालिटी क्या है, उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जाए। तो जब हमें ये पता होगा कि किस बच्चे को सिंगिंग पसंद है, किसको डांसिंग पसंद है, किसको साइंस पसंद है, तो उसी के अनुसार उस पर हम उस विषय के ऊपर और ध्यान देंगे ताकि उसका वो विषय और अच्छा हो। तो इस तरीके से विद्यार्थियों की जो संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं उनको निखारने में शिक्षक को पूरा सहयोग मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक शिक्षिका कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग है, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उनके लिए वो क्या कर सकती हैं, क्या करना सबसे ज्यादा उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। या मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर सबसे अधिक उचित है, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? यानी कि उन बच्चों को भी हमें एक तरीके से अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है कि वो भी किसी से कम नहीं है।
अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर बच्चे के पैर नहीं है तो वो बैसाखियों का यूज करके तो वो खेल के मैदान में जा ही सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों को हर हाल में हमें मोटिवेट ही करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है हमें। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। विद्यालयों को किस लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना चाहिए? व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। ठीक है, इसलिए विद्यालयों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, या व्यवहारगत विघ्न। तो अधिगम अक्षमता का मतलब होता है ऐसे बालक जो अधिक चिंतित और मूढ़ी स्वभाव के होते हैं, तो ऐसे बच्चों में अधिगम अक्षमता देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त उपयुक्त सभी कारकों से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, चाहे वो सेरेब्रल डिस्फंक्शन हो, संवेगात्मक विघ्न हो, या व्यवहारगत विघ्न हो। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यही है बाल मनोविज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी है ये जो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं? पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, या उपरोक्त सभी? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ये सारे बालक आते हैं, तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। तो पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, ये सारे के सारे विशिष्ट बालक हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? ऐसा बच्चा जो सही से देख नहीं सकता है, तो उसका जो व्यवहार होगा कक्षा में वो किस प्रकार होता है? वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है, वह पुस्तक को आंख के बिल्कुल निकट लाकर पढ़ता है, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता है, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ये सारी समस्याएं उस बच्चे के साथ आती हैं, इसीलिए ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जब हम शामिल करते हैं कक्षा में, तो उनका शिक्षण के प्रति जो दृष्टिकोण है वो चेंज होता है। जब अच्छे से टीचर उनको ला करके क्लास में ट्रीट करते हैं ऐसे बच्चों को जो विशेष आवश्यकता वाले हैं या जो विशिष्ट बालक हैं, जब उनको विषय वस्तु से अवगत कराते हैं, पाठ्यक्रम से अवगत कराते हैं, तो वो क्या करते हैं उसको बहुत ही अच्छे से वो धारण करते हैं, यानी कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसको अच्छे से समझते हैं और उनके अंदर परिवर्तन की शिक्षक अपेक्षा भी करते हैं। जब वो मेहनत से उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करें। ऐसे बच्चे तो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि ऐसे बच्चों का जो दृष्टिकोण है पढ़ाई के प्रति वो भी चेंज हो, पाठ्य वस्तु को अच्छे से पढ़े और जो भी पढ़े उसको वो धारण भी करे, सीखे भी। तो ये अपेक्षा रखी जाती है ऐसे बच्चों से। तो ऑप्शन डी जो है सही जाएगा, इसीलिए इनको बराबर सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है? डिसलेक्सिया मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया कि डिसलेक्सिया पठन विकार है, जिसमें बच्चा इस तरीके से वॉच को सा पढ़ता है या उल्टा उसको समझ में नहीं आता है, वो पहचान नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, तो प्रतिभाशाली बच्चे तभी अपनी क्षमताओं का विकास कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे। तो ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सब लोग मिल करके जब पढ़ते हैं कक्षा में तभी क्या होता है, बच्चे सीख पाते हैं और अच्छे से, क्योंकि क्लास में जब ढेर सारे बच्चे बैठे होते हैं
तो टीचर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा नहीं पूछ पाया। कभी कभी ऐसा होता है शिक्षक से नहीं पूछ पाया, लेकिन वो अपने दोस्त से ये चीज बता रहा है कि ये सर ने बताया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, क्या तुम प्लीज मुझे समझा दोगे। तो ऐसा होता है क्लास में, और बच्चे दूसरे की मदद भी करते हैं। तो इस तरीके से जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे, तो उनकी जो क्षमता है वो और अच्छी होगी। जैसे अगर आपको 2 सवाल आ रहे हैं, आपने इन 2 सवालों को 4 लोगों को और बता दिया, तो क्या होगा, इन 4 लोगों को अगर आपने और बता दिया तो ये सवाल आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, फिर आपको ये भूलेगा नहीं, ये बिल्कुल समझ में आ चुका है इसका मतलब आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीखने का यह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारवादी, विकासवादी, रचनावादी या संज्ञानवादी। तो यहाँ पर जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, इसमें हम लोग पूरा अवलोकन ही करते हैं, चाहे वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो बिल्ली वाला, चाहे पावलोव का सिद्धांत हो कुत्ते वाला, इसमें हम ध्यान से उस पूरी प्रक्रिया का अवलोकन ही करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा व्यवहारवादी। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो मनोविज्ञान के आधार पर सारे बच्चे क्या होते हैं, प्रत्येक बच्चा क्या होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है, यूनिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस को पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर कराते रहेंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा अगर आपने शेयर नहीं किया है अभी तक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिए। हर दिन मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आती हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस लाती रहूंगी मैं। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोगों ने जो भी सपने देखे हैं अपने जीवन में वो आपके पूरे हों और आप लोग भी देश और समाज की प्रगति में अपना योगदान दे पाए। इसी के साथ दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।